मुझे नहीं खाना ये दाल सब्जी। मैं तो मायके में मैगी पास्ता पिज्ज़ा खाकर रहती थी। ये दाल चावल रोटी सब्जी तो कभी कभी खाती थी। खाने को देख नेहा फिर से भुनभुनाई और प्लेट सरकाकर मुंह बनाते हुए उठ गई। बहू की नौटंकी देख सुधा जी ने कहा, बहू ये तेरा मायका नहीं ससुराल है और यहाँ रोज नॉर्मल खाना बनता है, मैगी पास्ता नहीं। मैगी पास्ता कभी कभी खाने के लिए होता है, हर दिन नहीं। हर दिन तुम्हें तुम्हारे मन का खाना नहीं मिलेगा यहाँ। सास की बात सुन नेहा भी तपाक से जवाब देते हुए आंखें घुमाकर बोली, तो मैं भी हर दिन यहाँ नहीं रहूँगी। बहू की बात सुन सुधा जी हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखते हुए बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही माँ जी? जब मैंने बोल दिया कि ये सादा खाना खाने की आदत नहीं है मुझे, तो रोज रोज मुझे ऐसे ही खाना क्यों खिलाया जाता है? मैं अपने लिए कुछ भी अलग से नहीं बना सकती क्या? नेहा की बात सुन उसका पति राजन नेहा को डपटते हुए बोला, नेहा ये क्या बकवास कर रही हो? कैसे बातें कर रही हो माँ से? बस पति की बात सुनते ही नेहा का शुरू हो गया फिर से वही पुराना ड्रामा। मुझे मम्मी के पास जाना है, नहीं रहना है यहाँ। जिसे देखो मुझे डांटता ही रहता है। ये पहला मौका नहीं था जो नेहा का ये नाटक शुरू हुआ था। इससे पहले भी नेहा कई बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके भाग ही जाती। असल में नेहा का मायका पास में ही था। नेहा माँ बाप की काफ़ी लाडली बेटी थी। मायके में उसने अपने हिसाब से राज किया। जो मर्जी आया खाती थी, जो मर्जी आया पहनती थी, जैसे मर्जी रहती थी। कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। हर माँ बाप की तरह उसके माँ बाप को भी यही लगता कि बेटी जब तक मायके में है जी ले अपनी ज़िंदगी। ससुराल जाकर तो ससुराल वालों के हिसाब से ही रहना पड़ता है। बस माँ बाप के इसी छूट का नेहा ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ससुराल में जाकर भी अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी नहीं समझी। घर की बहू कैसी होती है, उसके अंदर क्या समझदारी होती है, क्या संस्कार होते हैं, गंभीर रहना किसे कहते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे बच्ची बनकर वो मायके में रहती थी वैसे ही बच्ची बनकर वो ससुराल में भी रहना चाहती थी। शुरू शुरू में सुधा जी ने सोचा बहू को थोड़ा टाइम देना चाहिए। नई जगह, नया घर, नए लोग, एडजस्ट होने में टाइम लगता ही है। जिसके चलते सुधा जी ने भी उसे कभी कुछ नहीं कहा, जो नेहा के लिए और भी मन बढ़ाने का काम कर गया। जिसका नतीजा ये निकला कि छोटी छोटी बातों पर भी वो चिढ़कर मायके चली जाती। पास में मायका होने का उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी था, कभी सर दर्द होता तो वो दर्द मायके जाकर ही सही होता, तो कभी मूड बहुत बुरी तरह से ऑफ होता तो मन बहलाने के लिए मायके चली जाती। यहाँ तक कि कभी कभी तो वो सुधा जी से साफ साफ बिना डरे कहती, माँ जी आपके यहाँ की एनर्जी ही नेगेटिव है। ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों इस घर में मुझे बार बार गुस्सा आता है, थकान बनी रहती है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। इसीलिए मुझे फुल एनर्जी लेने मायके जाना पड़ता है। नेहा के आए दिन नए नए बहाने से सुधा जी अब परेशान हो गई थी। नई नई बहू को जितना टाइम देना होता है घर संभालने के लिए, उसे इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए, उससे भी ज़्यादा टाइम नेहा को सुधा जी दे चुकी थी। लेकिन नेहा में रत्ती भर भी कोई सुधार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। ऊपर से दिन पर दिन वो और भी मुंह फट और अड़ियल होती जा रही थी। उसकी हरकत से सुधा जी ही नहीं बल्कि उसका पति रजत भी अब तंग आ चुका था। वो जब भी नेहा से कोई बात करने की कोशिश करता तो नेहा साफ साफ उससे कहती, रजत प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो रजत उसे प्यार से समझाते हुए कहता, नेहा तुम इस घर की बहू हो, कुछ तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो, घर के काम काज को देखो, समझो। तो नेहा तुरंत बोल पड़ती, रजत मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ
और अगर तुम लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है तो भूल जाओ, मैं किसी के भी उम्मीद पर खरी नहीं उतरने वाली। हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो। कम से कम वहाँ कोई ताना तो मारने वाला नहीं है ना। नेहा की बात सुन सुधा जी भी कमरे में आती हैं और नेहा को समझाते हुए कहती हैं, बहू, मायका मायका होता है और ससुराल ससुराल होता है। मायके में तुम कोई भी काम नहीं करोगी तो भी वहाँ की बेटी रहोगी, रानी बेटी रहोगी। लेकिन ये ससुराल है, यहाँ काम करना ही पड़ेगा। यहाँ ऐसे रानी बनकर बैठोगी तब तो घर का सत्यानाश हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो, सुधार लाओ अपने अंदर। अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। अब मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकती। नेहा इतनी अल्हड़ थी, इतनी खुदगर्ज थी कि वो ससुराल में किसी से भी नहीं डरती थी। सुधा जी की बात सुनते ही तुरंत बोली, मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे अभी और इसी वक्त मेरे घर पहुंचवा दीजिए। मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। मुझे अब एक दिन भी इस घर में नहीं रहना। मैं मायके जा रही। परिवार शरीफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि नेहा की हर बात बर्दाश्त करता रहेगा। कभी ना कभी तो नेहा के इस नाटक का अंत करना ही था। कभी ना कभी इंसान के बर्दाश्त करने की क्षमता भी खत्म होती ही है ना, जो रजत की खत्म हो गई थी। उसने तुरंत नेहा से कहा, ठीक है नेहा, तुम्हें मायके जाना है, बेशक जाओ, बल्कि मैं तुम्हें मायके खुद छोड़ कर आऊँगा। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा यहाँ का टिकट वापसी का नहीं होना चाहिए। तुम अपने मायके में ही रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब याद रखना, ये तुम्हारा ससुराल है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं जहाँ तुम घूमने के लिए 2 दिन आओगी। कहते हुए रजत ने नेहा को उसके मायके छोड़ने चला गया। सुधा जी ने नेहा के मम्मी पापा को फ़ोन कर सारी बातें बता दी। जैसे ही नेहा मायके पहुंची, उसके पापा विनोद जी ने कहा, नेहा, तू फिर से आ गई? अभी तो 1 हफ्ते पहले ही गई थी ना। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? दरवाजे पर पहुंचते ही, पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही पहले तो नेहा हैरान थी, फिर आंखों में आंसू लिए बड़े ही मासूमियत से उसने कहा, पापा, वो लोग मुझे ताने मारते हैं। रजत बाहर से ही चला गया था। नेहा की बात सुन नेहा की माँ सुनीता जी ने भी गुस्से में कहा, अच्छा, वो लोग तुम्हें ताने मारते हैं तो तू क्या वहाँ फूल बरसाती थी? माँ बाप की बात सुन नेहा रोने लगी। अभी वो अंदर भी नहीं आई थी, दरवाजे पर ही खड़ी थी। रोते हुए बोली, मम्मी पापा, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इससे पहले तो आप लोग बड़ी खुशी खुशी मुझसे मिलते थे, फिर आज अचानक से क्या हो गया? तो विनोद जी भी उसी लहजे में बोले, उससे पहले तू हमसे झूठ बोलती थी कि तेरे ससुराल वालों ने, तेरी सास ने तुझे खुद भेजा है माँ बाप से मिलने के लिए। तूने कभी हमसे ये बताया ही नहीं कि तू लड़ झगड़ के आती है। आज तुम्हारी सास ने सारी बातें बता दी। जिसके घर की बहू 10 दिन मायके 4 दिन ससुराल रहेगी, ऐसी बहू से कोई क्या ही रिश्ता रखेगा? छोड़ ही देगा ना ऐसी बहू को। और हम भी छोड़ देंगे ऐसी बेटी को जो माँ बाप की नाक कटवाने पर तुली हो। आज से ये मायका तुम्हारे लिए बंद है। तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है। लौट जाओ अपने ससुराल, इसी में तुम्हारी भलाई है। कहते हुए विनोद जी अंदर चले गए। बेचारी नेहा अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। मम्मी पापा की बात सुन अब उसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी। काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। न माँ ने अंदर बुलाया, न ही पापा ने। धीरे धीरे रात भी होने वाली थी। जब नेहा को लगा कि अब उसके मम्मी पापा उसे अंदर आने ही नहीं देंगे, तो आखिरकार रोते हुए उसने रजत को फ़ोन लगाया और उससे बोली, रजत, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। वहाँ पर मुझे माँ जी के तुम्हारे ताने बर्दाश्त हो जाते थे।
लेकिन यहाँ मम्मी और पापा की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तुम प्लीज़ मम्मी जी से बातें करो, उनको बोलो कि मुझे वापस आना है। आज के बाद मैं नहीं आऊँगी मायके में। मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करेंगे मुझे पता भी नहीं था। कहते हुए नेहा रोने लगी तो रजत ने कहा, नेहा, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हारे मूड के हिसाब से तुम्हें मायके छोड़ें, तुम्हारे मूड के हिसाब से तुम्हें लेने आए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अब गई हो तो वहीं रहो। कहते हुए रजत ने भी फ़ोन काट दिया। जब काफ़ी रात हो गई तो आखिरकार सुनीता जी नाराज़ होते हुए नेहा के पास आईं और बोली, चलो रात हो गई है, चलकर अंदर बैठो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपने घर वापस चली जाना। गुस्से में ही सही, कम से कम माँ ने अंदर तो बुलाया। लेकिन माँ का ये रवैया नेहा के लिए बहुत ही दर्द भरा था। नेहा लगातार रजत को फ़ोन करती ताकि वो अपनी माँ को मना सके, लेकिन देखते ही देखते 3 दिन बीत गया। रजत का कोई मैसेज नहीं आया और ये 3 दिन जैसे नेहा के लिए मायके में ऐसे बीते जैसे वो किसी जेल में सज़ा काट रही हो। ना कोई पूछने वाला, ना कोई बात करने वाला, ना कोई उसके पसंद का खाना मिलता। टीवी चलाने बैठी तो माँ दौड़कर टीवी बंद कर देती, ये कहते हुए कि इतना बिजली का बिल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम जब जब आती हो हमारे खर्च बढ़ा कर जाती हो। इस घर में टीवी बस 1 घंटा चलेगी और ये जो 24 घंटा तुम्हारा मोबाइल चार्ज में लगा रहता है ना, इसका भी बिल आता है। एक बार के बाद दोबारा मोबाइल चार्ज में नहीं लगनी चाहिए। दिन भर मोबाइल देखना है तो जाकर अपने घर पर देखो, यहाँ नहीं। माँ के हर तानों के बाद पापा भी उसे घूर कर देखते। इतनी बेइज्जती, इतना अपमान, इतने ताने तो उसने अपने ससुराल में भी नहीं सुना था। सास ससुर के ताने बर्दाश्त भी हो जाते हैं, लेकिन शादी के बाद अगर मायके का कोई कुछ भी कह दे तो वो मौत के बराबर होता है। नेहा को पहली बार एहसास हुआ कि इससे अच्छा तो मेरा ससुराल है। मैं फालतू में ससुराल को नरक समझती थी। वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर कोई मुझे ताने तो नहीं देता था, समझाता था, लेकिन अपने रवैये के चलते ना मैं वहाँ की रही ना यहाँ की। मेरी हालत धोबी के उस गधे जैसी हो गई है जो ना घर का रहता ना घाट का। बहुत सोचने समझने के बाद आखिरकार नेहा ने फैसला कर ही लिया कि वो खुद ही ससुराल जाएगी, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगी, क्योंकि मायके में अब उसे एक पल भी रहना मंजूर नहीं था। अगले दिन तड़के सुबह ही नेहा चल पड़ी ससुराल, बिना किसी को कुछ भी बताए। अचानक से नेहा को सुबह सुबह वापस देख सुधा जी, रजत, पूरा परिवार हैरान था। सुधा जी उसे लगातार घूर कर देख रही थी। तभी नेहा आगे बढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, पापा जी, रजत, माफ़ कर दो, अब मैं कोई नाटक नहीं करूँगी। मुझे एहसास हो चुका है कि हर बात पर मायके भागना मेरी बचकानी सोच थी, लेकिन इस बार मैं पूरे मन से रिश्ते निभाने आई हूँ, ड्रामा करने नहीं। माँ जी, जहाँ आपने मुझे इतने मौके दिए, एक मौका और दे दीजिए। कहते हुए नेहा रोने लगी तो सुधा जी ने उसे बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर चली गई। रजत भी माँ के पीछे पीछे चला आया। आंसू पोंछते हुए नेहा एक बार फिर से ससुराल की दहलीज पर कदम रख रही थी, लेकिन इस बार एक समझदार, सुलझी हुई बहू और पत्नी बनकर। इधर सुधा जी ने धीरे से नेहा के मायके फ़ोन कर उसकी मम्मी पापा को नेहा के यहाँ आने की खबर दे दी और साथ ही साथ दोनों का धन्यवाद भी किया कि उनके कहने पर नेहा के माँ बाप ने नेहा के साथ, अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जिसके चलते ही नेहा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और एक बेटी का घर बस जाए, इससे बढ़कर भला एक माँ बाप को और क्या चाहिए। हर बात पर मायके भागने से कोई ससुराल नहीं चलता। रिश्ते निभाने होते हैं, झेल कर, समझ कर और बदल कर। क्या आपके आसपास या आपकी जानकारी में भी कोई ऐसी बहू है
जो भाग भाग कर मायके ही रहती है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। कहानी अच्छी लगे तो